नमस्कार। आज हम प्रमेय नंबर 2.3 करते हैं। तो देखिए प्रमेय 2.3 स्टेटमेंट है, किसी दूरी की समष्टि x d का एक उप समुच्चय g विवृत है यदि और केवल यदि g इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेशक है। देखिएगा, तो इसमें कनेक्टिव अपने पास यदि और केवल यदि है। यदि और केवल यदि का मतलब दो कंडीशन हमें हल करनी होती है। पहली कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट को सत्य मान लेते हैं और दूसरे को प्रूव करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या है कि जो x डी का जो समुच्चय g है वो कैसा है, विवृत है। तो माना कि समुच्चय g विवृत है, माना समुच्चय g विवृत है, इसको हमने सत्य मान लिया है। अब g को विवृत मान लिया तो हम सिद्ध करेंगे कि g इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेशक है। तो इसका कोई भी आर्बिट्री पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। माना कि x g का कोई भी एलिमेंट है और x जब g का एलिमेंट है तो देखिए x तो g का एलिमेंट था और ये हम जानते हैं कि g हमेशा सबसेट होता है g का। कोई भी समुच्चय हमेशा अपने आप का सबसेट होता है, तो यहाँ g सबसेट है g का। अब g अगर g का सबसेट है तो देखिए प्रतिवेश की परिभाषा हम किस प्रकार से लिखते हैं कि कोई भी समुच्चय n बिंदु x का प्रतिवेश कहलाता है यदि x बिलोंग्स टू एक विवृत समुच्चय g इस प्रकार से विद्यमान होता है कि x बिलोंग्स टू g सबसेट ऑफ n। तब हम इस n को क्या कहते हैं भाई, x का प्रतिवेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि g विवृत है और g सबसेट है g का। इसका मतलब ये जो g है ये g इस x का क्या है, प्रतिवेश है। इसलिए g x का प्रतिवेश है, x का प्रतिवेश है और x तो एक स्वैच्छिक बिंदु है तथा x g का एक स्वैच्छिक बिंदु है। x g का एक स्वैच्छिक बिंदु है। स्वैच्छिक बिंदु होने का मतलब ये हुआ कि जो g है इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है। जैसे हमने x के लिए किया, इसी प्रकार से अगर g का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो g इसके प्रत्येक एलिमेंट का क्या होगा, प्रतिवेश होगा। इसलिए g इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है। g इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश, ठीक है। ये पहली कंडीशन हमने कर दी। अब दूसरा एक बार इसको विलोम में करना है, तो विलोम देखते हैं। विलोम में देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि g इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है। माना g इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है। माना g इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है। ठीक है भाई, माना कि g इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि जो समुच्चय g है ये विवृत है। तो समुच्चय g को हमें सिद्ध करना है कि समुच्चय g विवृत है। तो देखो सबसे पहले आपको दे दिया गया कि g इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है। तो बिंदु के प्रतिवेश की डेफिनेशन में लिख रहा हूं सबसे पहले। तो डेफिनेशन लिखेंगे तो यहां एक विवृत समुच्चय A, एक विवृत समुच्चय A इस प्रकार विद्यमान होगा। एक विवृत समुच्चय A इस प्रकार विद्यमान होगा कि for each of x belongs to g के लिए x एक एलिमेंट होगा और a सबसेट होगा g का। तो इसका मतलब यहां पर जो g है वो इसका x का क्या हो जाएगा, प्रतिवेश हो जाएगा। तो x एलिमेंट होगा a का और a सबसेट होगा g का। तब अपन क्या कहते हैं कि g क्या है, x का प्रतिवेश है। तो ये डेफिनेशन हमने लिख दी है प्रतिवेश की। जैसे यहाँ पर था कि n को प्रतिवेश कहते हैं
यदि विवृत समुच्चय जिस प्रकार से विद्यमान होता है कि जी सबसेट हो n का। ठीक है, तो यहाँ पर a सबसेट है जी का। अब देखिएगा a कैसा है, विवृत है। a विवृत है तो विवृत समुच्चय की डेफिनेशन में लिख रहा हूं कि देयर एग्जिस्ट्स r ग्रेटर देन 0 ताकि s x r सबसेट होगा a का। विवृत समुच्चय का मतलब क्या होगा कि आप कोई भी बिंदु x लेंगे, x पर केंद्रित जो गोलक होगा s x r, ये a का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। और s x r सबसेट हो गया a का, इसका मतलब ये हो जाएगा फिर कि देयर एग्जिस्ट्स r ग्रेटर देन 0 सच दैट s x r सबसेट है a का और a सबसेट है g का। ये तो पहले से ही पता है कि a सबसेट है किसका, g का। इसका मतलब ये हुआ कि r ग्रेटर देन 0 सच दैट s x r, ये जो गोलक है g का सबसेट हो गया ना, सबसेट ऑफ g। तो देखो x पर केंद्रित जो गोलक है वो g का सबसेट आ गया, तो सबसेट g का सबसेट आ गया। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि g एक विवृत समुच्चय है, इसलिए समुच्चय g विवृत है। इसलिए समुच्चय जी विवृत है। तो नेक्स्ट प्रमेय नंबर 2.4 स्टेटमेंट है, एक दूरी की समष्टि में विवृत समुच्चयों का एक स्वेच्छ संग्रह का संघ समुच्चय एक विवृत समुच्चय होता है। देखते हैं, देखिए तो दूरी की समष्टि में हमें सिद्ध करना विवृत समुच्चयों का स्वेच्छ संग्रह का संघ। तो देखो स्वेच्छ संग्रह ले लेते हैं सबसे पहले तो विवृत समुच्चयों का एक, तो माना एक समुच्चय में लिखा है जी आई सच दैट आई बिलोंग्स टू एन, यानी कि इस ये विवृत समुच्चयों का समुच्चय G1 G2 G3 Gn, इस प्रकार से i बिलोंग्स टू n लिखने का मतलब n क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि अनंत समुच्चय है यहाँ पर G1 G2 Gn। और विवृत समुच्चय का है तो लिख दीजिएगा तथा प्रत्येक जी विवृत है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो समुच्चय आपको लेना है वो कैसे लेना है, विवृत। तो प्रत्येक जी विवृत है तथा प्रत्येक जी विवृत है। अब हमें सिद्ध करना है कि इनका जो संघ समुच्चय होगा, इन सबका अगर यूनियन कर दिया जाए G1 G2 G3 Gn, इन सबका अगर हम यूनियन कर दें तो सबका यूनियन करने पर जो समुच्चय आपके पास में बनेगा, हमें सिद्ध करना है कि वो समुच्चय विवृत होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका यूनियन कर लेते हैं। तो मान लिया कि सपोज G इक्वल टू यूनियन ऑफ G I बिलोंग्स टू N, ठीक है, इनका सबका यूनियन लिख दिया, G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन अनंत तक होगा। तो इसको संक्षिप्त में हम इस प्रकार से लिख देते हैं, यूनियन ऑफ G I और I बिलोंग्स टू N नेचुरल नंबर्स का। तो देखिए G इक्वल टू ये आपने लिखी है यूनियन ऑफ G I। आप हमें सिद्ध करना है कि समुच्चय G एक विवृत समुच्चय होगा, तो G को विवृत समुच्चय में करना है। तो देखिएगा पहली संभावना तो कि सपोज यदि Gi रिक्त है, अगर Gi रिक्त है यानी कि G1 G2 G3 Gn सारे कैसे रिक्त हैं, तो समुच्चय G भी रिक्त होगा, फिर रिक्त समुच्चयों का यूनियन। इसका मतलब हो जाएगा कि समुच्चय G रिक्त है, समुच्चय G रिक्त है। और ध्यान रखिएगा जो रिक्त समुच्चय होता है वो हमेशा विवृत समुच्चय होता है, इसलिए G विवृत समुच्चय है, इसलिए G विवृत समुच्चय है। अब दूसरी हम बात करते हैं कि सपोज Gi रिक्त नहीं है, तो यदि Gi रिक्त नहीं है और जब Gi रिक्त नहीं होंगे तो फिर समुच्चय G भी रिक्त नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि G रिक्त नहीं है।
और जी रिक्त नहीं है, इसका मतलब जी में कम से कम एक एलिमेंट अवश्य विद्यमान है। तो जी में से कोई एक एलिमेंट ले लीजिएगा, तो माना कि x बिलोंग्स टू जी, माना x जी का एलिमेंट है। अब x अगर g का एलिमेंट है, इसका मतलब ये होगा कि x एलिमेंट है यूनियन ऑफ जी आई का, दोनों बराबर था ना, g बराबर था यूनियन ऑफ जी आई के, तो g x एलिमेंट है यूनियन ऑफ जी आई का, और x यूनियन ऑफ जी आई का एलिमेंट है। यूनियन ऑफ जी आई का मतलब g1 यूनियन g2 यूनियन g3 यूनियन gn, इसका उसका एलिमेंट है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, यूनियन का मतलब हम क्या जानते हैं, जैसे x a यूनियन b का एलिमेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि x a और b दोनों में से कम किसी एक का एलिमेंट अवश्य है। तो यहाँ भी x यूनियन ऑफ जी आई का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि x ये जो जी आई है, g1 g2 g3 gn, इनमें से कम किसी एक का एलिमेंट अवश्य है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू जी आई किसी i बिलोंग्स टू n के लिए, किसी i बिलोंग्स टू n के लिए, यानी कि कोई से का भी हो सकता है, g1 का भी हो सकता है, g2 का भी हो सकता है, g3 का भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि x एलिमेंट है जी आई का किसी i बिलोंग्स टू n के लिए, और ये आपको दिया गया है कि प्रत्येक जी आई कैसा है, विवृत है, तथा प्रत्येक जी आई विवृत है, तथा प्रत्येक जी आई विवृत है। अब देखिए भाई, प्रत्येक जी आई विवृत है, इसका मतलब ये जी आई विवृत है ना, तो विवृत समुच्चय का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। तो विवृत समुच्चय का डेफिनेशन लिखेंगे तो देयर एग्जिस्ट्स आर ग्रेटर देन 0, ताकि एस एक्स आर सबसेट ऑफ जी ए। इसके बाद में देखिएगा, जैसे मान लो x एलिमेंट लेते हैं आप लोग a यूनियन b का, तब हम जानते हैं कि a भी हमेशा a यूनियन b का सबसेट होता है और b भी हमेशा a यूनियन b का सबसेट होता है। तो यहां पर ये जो जी आई है यूनियन ऑफ जी आई का सबसेट होगा, तो ये सबसेट है यूनियन ऑफ जी आई का। अब ये यूनियन ऑफ जी आई का सबसेट हुआ, इसका मतलब देखिए क्या होगा भाई, अपने पास में ये था कि एस एक्स आर सबसेट है जी आई का, और जी आई सबसेट है यूनियन ऑफ जी आई का। यूनियन ऑफ जी आई किसके बराबर है, जी के, तो ये हमने लिख दिया है सबसेट ऑफ जी। यानी कि आपने यहां से देखा कि जो गोलक है एस एक्स आर, ये सबसेट है जी का, गोलक जी का सबसेट है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जी एक विवृत समुच्चय है, इसलिए जी एक विवृत समुच्चय है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो नेक्स्ट प्रमेय नंबर 2.5, एक दूरिक समष्टि में विवृत समुच्चयों का प्रत्येक परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण एक विवृत समुच्चय होता है। देखिए इसको हमें प्रूव करना है, तो हम इससे क्या सिद्ध करना है, देखो विवृत समुच्चयों का प्रत्येक परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण यानी कि इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले तो हम कुछ परिमित विवृत समुच्चय ले लेते हैं। तो माना कि G1 G2 G3 Gn ये विवृत समुच्चय है, विवृत समुच्चय है। तो कुछ परिमित संख्या में विवृत समुच्चय में ले लिए सबसे पहले। अब हमें सिद्ध करना होगा कि इनका सर्वनिष्ठ निर्धारण, सर्वनिष्ठ निर्धारण, सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन, इनका सबका जो इंटरसेक्शन है वो एक विवृत समुच्चय होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम एक समुच्चय लिख लेते हैं जी, और ये बराबर है इंटरसेक्शन ऑफ जी आई के, और आई का वैल्यू 1 से n तक हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो इनका सबका जो इंटरसेक्शन है उसको हमने समुच्चय जी से लिख लिया है यहाँ पर। अब हम सिद्ध करेंगे कि जी एक विवृत समुच्चय है। पहली कंडीशन तो हो सकता है कि जी रिक्त हो, तो यदि जी रिक्त है, यदि जी रिक्त है
तो रिक्त समुच्चय जो होता है हमेशा विवृत समुच्चय होता है। तो जी रिक्त है, इसका मतलब जी विवृत समुच्चय है। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि यदि जी रिक्त नहीं है, यदि जी रिक्त नहीं है। अब जी अगर रिक्त नहीं है, इसका मतलब जी में कम से कम एक एलिमेंट अवश्य विद्यमान है। इसलिए जी में से हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, माना कि x एलिमेंट है जी का। अब x जी का एलिमेंट है, इसका मतलब x एलिमेंट है इंटरसेक्शन ऑफ जी i इक्वल टू 1 to n, क्योंकि दोनों बराबर थे। अब x को देखिए इंटरसेक्शन ऑफ जी i का एलिमेंट है। इंटरसेक्शन का एलिमेंट होने का मतलब इन सभी समुच्चयों का कॉमन एलिमेंट है। तो x इनका सबका कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि x प्रत्येक जी आई का एलिमेंट है। तो x बिलोंग्स टू जी आई फॉर ईच ऑफ i इक्वल टू 1 to n, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक जी आई का एलिमेंट है। जी1 का भी है, जी2 का भी है, जी n का भी है, तो सबका एलिमेंट है जी आई। और फिर ये तो हमें पहले से ही पता है कि प्रत्येक जी आई कैसा है, विवृत है। तो तथा प्रत्येक जी आई विवृत है, प्रत्येक जी आई विवृत है। अब जी आई विवृत है तो विवृत होने की परिभाषा हम लोग लिखेंगे। भाई जी आई के विवृत होने का मतलब क्या होगा कि आर आई ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान होगा कि x पर जो केंद्रित गोलक होगा एस एक्स आर आई सबसेट होगा जी आई का। तो देयर एग्जिस्ट्स आर आई ग्रेटर देन 0, ताकि एस एक्स आर आई सबसेट ऑफ जी आई। अब देखिएगा यहां अपने पास में टोटल n मान हो जाएंगे आर के। जैसे जीवन की जब बात करेंगे तो एस एक्स आर वन सबसेट ऑफ जीवन। जब हम बात करेंगे समुच्चय J2 की तो एक्स आर टू सबसेट ऑफ J2। बात करेंगे हम समुच्चय J3 की तो एस एक्स आर थ्री सबसेट ऑफ G3। तो अपने पास में यहाँ पर R1 R2 Rn इस प्रकार से n टोटल त्रिज्याएं हो जाएंगी। अब इन त्रिज्याओं में से जो भी न्यूनतम त्रिज्या होगी उसको हम मान लेंगे R। तो माना R इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2 Rn। भाई n समुच्चय थे इसलिए n त्रिज्याएं मिलेंगी आपको, और जो n त्रिज्याएं ये जो थी R1 R2 Rn, इनमें से जो सबसे छोटी त्रिज्या है उसको हमने क्या मान लिया है, R में मान लिया। अब ध्यान देना भाई एक बार, जैसे मान लो है तो ये गोलक की ना, गोलक मतलब गोले ही है ये सब x पर केंद्रित, यानी कि x पर केंद्रित गोलक है ये। x पर केंद्रित R1 त्रिज्या के गोलक का मतलब क्या होगा कि केंद्र गोले का x होगा और त्रिज्या इसकी R1 होगी। इसी प्रकार दूसरा गोलक R2 R3 इस प्रकार से n गोले हैं। अभी जो सबसे छोटा गोला है इसकी त्रिज्या को आपने क्या माना है, R माना है। अब इस सबसे छोटे वाले की त्रिज्या को जब आपने जैसे ही R माना है तब देखना ध्यान से, एस एक्स आर ये जो है इसको यही बनाना एस एक्स आर, और इस गोलक को आप लोग देख सकते हैं कि ये जो गोलक है इन सबके अंदर स्थित है। इन सबके अंदर स्थित होने का मतलब क्या हुआ कि ये इनका सबका सबसेट है। तो जो एस एक्स आर है ये सबसेट होगा एस एक्स आर आई का फॉर ईच ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, क्योंकि ये जो सब एस एक्स आर है इन सबके अंदर विद्यमान है, इसलिए एस एक्स आर सबसेट हो गया एस एक्स आर आई का। और फिर देखिएगा कि जो एस एक्स आर और प्रत्येक क्या है ना, प्रत्येक का है तो एस एक्स आर सबसेट ऑफ। अब अगर इनमें से प्रत्येक का सबसेट है तो देखो ये, और एस एक्स आर आई ये सबसेट होगा किसका, जी आई का, क्योंकि जी आई कैसा है, विवृत है, आप लोग देख सकते। फॉर ईच ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, यानी कि क्या हुआ
कि आई के प्रत्येक मान के लिए एस एक्स आर है वो सबसेट है जी आई का, प्रत्येक जी आई का सबसेट है। इसका मतलब ये होगा कि जो एस एक्स आर है अगर इनका इंटरसेक्शन कर दोगे तो इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में सबका कॉमन एलिमेंट ही तो होता है। तो एस एक्स आर तो प्रत्येक का सबसेट है, यानी प्रत्येक में विद्यमान है तो सबका कॉमन एलिमेंट है ही। तो एस एक्स आर सबसेट हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ जी आई का। अब ये इंटरसेक्शन ऑफ जी आई का सबसेट हो गया, इसका मतलब एस एक्स आर ये सबसेट है। इंटरसेक्शन ऑफ जी आई को हमने क्या लिखा है यहाँ पर जी, तो ये सबसेट हो गया जी का। अब देखिएगा एक्स पर केंद्रित आर त्रिज्या का जो गोलक है जी का सबसेट है, इसका मतलब हम कहेंगे कि समुच्चय जी विवृत है, इसलिए समुच्चय जी विवृत है। समुच्चय जी विवृत है। तो नेक्स्ट है अपने पास प्रमेय नंबर 2.6। स्टेटमेंट है किसी दूरी के समष्टि का एक उपसमुच्चय विवृत है यदि और केवल यदि यह विवृत गोलकों के संग्रह का संघ है। देखते हैं हम, तो देखिए यहाँ कनेक्टिव है यदि और केवल यदि, इसका मतलब हमें दो कंडीशन हल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि दूरी समष्टि का एक उपसमुच्चय है और वो कैसा है विवृत है। तो सबसे पहले तो हम एक दूरी समष्टि लेते हैं, माना एक्स डी एक दूरी समष्टि है, माना एक्स डी एक दूरी समष्टि है और इसका कोई भी एक उपसमुच्चय ले लेंगे हम लोग जी, तथा जी सबसेट ऑफ एक्स। और हमें सिद्ध करना है कि ये जो समुच्चय जी है ये विवृत गोलकों के संग्रह का संघ है। तो ध्यान देना भाई, पहली कंडीशन कि सपोज जी रिक्त समुच्चय है, तो यदि जी रिक्त है, जी रिक्त है इसका मतलब जी को अपन रिक्त गोलकों के संग्रह का संघ कह सकते हैं। इसका मतलब जी रिक्त गोलकों के संग्रह का संघ है। रिक्त गोलकों के संग्रह का संघ है। दूसरी कंडीशन की हम बात करें कि यदि जी रिक्त नहीं है, यदि जी रिक्त नहीं है, अब जी अगर रिक्त नहीं है तो जी में कम से कम एक एलिमेंट अवश्य विद्यमान होगा। तो जी का एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग एक्स, तो माना एक्स बिलोंग्स टू जी। अच्छा, और जी विवृत भी है, हमें दिया गया पहले से कि उपसमुच्चय जी विवृत है तथा जी विवृत है। अब देखिएगा अपने को दिया हुआ कि जी विवृत है, तो विवृत समुच्चय का डेफिनेशन में लिख रहा हूं यहाँ पर x बिलोंग्स टू जी और g कैसा है विवृत है। तो विवृत है इसलिए देयर एग्जिस्ट्स r ग्रेटर देन 0 सच दैट s x r सबसेट ऑफ g। और अब यहां से अगर हम देखें तो जो x होता है ये एलिमेंट होता है ना s x r का, गोलक का केंद्रित होता है x, तो x एलिमेंट होगा इस गोलक का और ये सबसेट है g का। अब यहां पर ध्यान दीजिए भाई, इस समुच्चय x को अगर मैं मझले पुस्तक में बंद कर लेता हूं इस एलिमेंट x को, तो देखिए किसी भी एलिमेंट को आप जैसे ही मझले पुस्तक में बंद कर देते हैं तो वो एक समुच्चय बन जाता है आपके पास में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, सपोज कि अगर अपन जैसे कोई भी समुच्चय 1 2 3 अगर लेते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं कि दो एलिमेंट है a का, लेकिन मैं जैसे ही दो को यहां मझले पुस्तक में अगर बंद कर दूं तब आप लोग क्या कहते हैं कि दो सबसेट है a का। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से x एलिमेंट है इस गोलक s x r का, इसको आप जैसे ही मझले पुस्तक में बंद कर देंगे तो ये जो x है ये सबसेट हो जाएगा s x r का और s x r सबसेट है g का। और अब ये अपने पास में आ गई असमिका नंबर फर्स्ट पे। अब ऐसी कितनी असमिकाएं बनेंगे अपने पास में टोटल, जितने जी में एलिमेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर x हमने जी का एलिमेंट ही लिया है
तो x में जितने एलिमेंट होंगे उतनी ही अपने पास में ये क्या बन जाएंगी, असमीकरण। तो यहां J में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर, J में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर J में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर असमीकरण प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, J में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर असमीकरण प्राप्त होती हैं। और फिर ये जो भी असमीकरण आपको प्राप्त होंगे इन सभी असमीकरणों का हम लोग क्या कर देंगे, यूनियन। तो इन सभी असमीकरणों का संग करने पर, इन सभी असमीकरणों का संग यानी कि यूनियन करने पर, तो इनका सबका यूनियन जब करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, ध्यान देना। एक्स J में जितने भी एलिमेंट है वो सब आ जाएंगे इधर से यूनियन में। तो J के सारे एलिमेंट अगर आ जाएंगे तो ये वापस से इनका यूनियन करते ही आपके पास में क्या हो जाएगा, G। और इसको मैं लिख देता हूं एस एक्स आर को, और ये सबसेट है यूनियन ऑफ एस एक्स आर, और एक्स एलिमेंट है यहां पर किसका, G का, और सबसेट ऑफ G। भाई G का तो जब G से यूनियन करेंगे, G यूनियन G चाहे कितने बारी कर लीजिए हमेशा क्या रहेगा, G रहेगा, इसलिए ये तो आपके पास में क्या रहेगा यहाँ पर G। अब यहां से देखिएगा जरा, हम लोग देख सकते हैं, एक बार तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं G सबसेट ऑफ, अब ये जो यूनियन ऑफ एस एक्स आर है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं यूनियन ऑफ एस एक्स आर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू G, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये सबसेट है G का। ठीक है ना, इसको समुच्चय के रूप में लिख दिया था मैंने। अब इसको देखिएगा, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि G तो सबसेट है यूनियन ऑफ एस एक्स आर का, और यूनियन ऑफ एस एक्स आर सबसेट है G का। और हम जानते हैं कि जब A सबसेट होता है B का, B सबसेट हो A का, तो A और B दोनों बराबर होते हैं, इसलिए यहां पर भी G सबसेट है यूनियन ऑफ एस एक्स आर का, यूनियन ऑफ एस एक्स आर सबसेट है G का, इसलिए हम लोग कहेंगे कि G बराबर है यूनियन ऑफ एस एक्स आर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू G। और इसका मतलब G क्या है, विवृत गोलकों के संग्रह का संघ। भाई एस एक्स आर तो क्या है, विवृत गोलक, और ये क्या है, विवृत गोलक का समुच्चय। समुच्चय को ही अपन क्या कहते हैं, संग्रह। तो ये हो गया विवृत गोलकों के संग्रह, और फिर यूनियन का मतलब संघ। ठीक है ना, तो विवृत गोलकों के संग्रह का संघ है, इसलिए समुच्चय G, इसलिए समुच्चय G विवृत गोलकों के संग्रह का संघ है। यह हमने पहली कंडीशन कर दी है। तो अब इसका विलोम हम लोग करेंगे एक बार, तो विलोमतः। देखिए विलोम में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो स्टेटमेंट है इसको सत्य मान लेते हैं। तो यहां दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि G विवृत गोलकों के संग्रह का संघ है। तो माना कि G विवृत गोलकों के संग्रह का संघ है, विवृत गोलकों के संग्रह का संघ है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि G एक विवृत समुच्चय है। तो देखिए G को लिखते हैं हम लोग एक बार, तो हमें यहां दिया गया है कि G विवृत गोलकों के संग्रह का संघ है। तो ऐसा ही लिखेंगे इसको, यूनियन ऑफ एस एक्स आर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू G। संग्रह का संघ तो ऐसे लिखेंगे ना, विवृत गोलक समुच्चय का मतलब विवृत गोलक का संग्रह हो गया, और ये उसका संघ यानी यूनियन। तो ये विवृत गोलकों के संग्रह का संघ है। और जब ऐसा है G यूनियन ऑफ एस एक्स आर के बराबर है,
इसका मतलब हम जानते हैं कि ये जो गोलक होगा ना एस एक्स आर, ये सबसेट होगा किसका, जी का, और गोलक जी का सबसेट है। इसका मतलब जी कैसा समुच्चय है, विवृत समुच्चय है, इसलिए जी विवृत है। ये हमें सिद्ध करना था।